हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी भाषा में फंक्शंस क्या है, फंक्शन के प्रकार। एक मुख्य प्रकार तो फंक्शंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस जिन्हें हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस यानी पूर्व निर्धारित या लाइब्रेरी फंक्शंस या हम इन्हें कहें इनबिल्ट फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि फंक्शंस से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं तो वो किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस में प्री डिफाइंड या पूर्व निर्धारित फंक्शंस क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस हो सकता है, या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस हो सकता है, या सी भाषा में इनबिल्ट फंक्शंस क्या है, इस पर क्वेश्चंस हो सकता है। तो ये सभी तीनों क्या है, एक ही प्रकार के नाम है, एक ही प्रकार के फंक्शंस के नाम है। तो ये आपको ध्यान देना है कि बुक में तो ये हमारा क्वेश्चंस नहीं था, हमारे बुक में तो ये नहीं, हमारे बुक में तो लाइब्रेरी फंक्शन था या पूर्व निर्धारित फंक्शन था और यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन आ गया है और घर पर आके देखते हैं अरे ये तो मुझे आता था। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसलिए आपको पहले से पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ के ही तभी आगे काम करना है। तो सी भाषा में इनबिल्ट फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो पहले से सी की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। यानी हम यदि लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करें तो लाइब्रेरी फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या है, शॉर्ट में क्वेश्चन आया तो आपको केवल ये कि सी भाषा में इनबिल्ट फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस वे फंक्शन होते हैं जो सी भाषा में पहले से ही उसकी लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं और जिन्हें हम सीधे उपयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन हमें बार बार एक जैसा कोड लिखने से बचाते हैं और प्रोग्रामिंग को आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है इसी में लाइब्रेरी फंक्शंस के भी प्रकार हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस या क्वेश्चंस ये हो सकता है कि सी भाषा की लाइब्रेरी फंक्शंस के इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है और उन्हें विस्तार पूर्वक उसको लॉन्ग कर दिया जाए या उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, या लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस के लिए तो आपको यहीं तक उसका आंसर देना है कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और यदि उसके साथ कोई है कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या है और उनका वर्णन कीजिए, या किसी उनके साथ में दो या तीन फंक्शनों के का वर्णन पूछ लिया जाए, तब अब हम बात करते हैं इनबिल्ट फंक्शन के प्रकार। और इनबिल्ट फंक्शंस की बात करें तो जो सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन है उनमें सबसे पहला फंक्शंस है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शंस। और ये फंक्शंस यूजर से डाटा लेने और स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटकेर, गेट चे, गेट सी एच, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये गेट सी एच पूरा फंक्शन का नाम है, पुट केयर, गेट्स और पुट्स। तो ये सभी क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। इन फंक्शनों को आपको डीप से पूरा समझना है। यहां पर भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट ये हुआ है कि भाई किन्हीं दो इनपुट आउटपुट फंक्शनों का वर्णन कीजिए, या गेट केयर और गेट सी एच में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस बीच बीच से हो सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि पहले पुराने वर्षों में इस प्रकार के सी भाषा से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। तो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डीप से समझना है, यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन को विस्तार से समझना है, विस्तार से देखना है। तो इसके लिए हमारी वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो
इनपुट आउटपुट फंक्शन यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के नाम से वहां पर वो वीडियो उपलब्ध है। और इस वीडियो का लिंक भी हमारे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहां से पूर्ण रूप से यानी विस्तार पूर्वक इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम फंक्शंस की बात करें, जैसे कि इसका जो हेडर फाइल है वो पहले मैंने बात हेडर फाइल में किया था, तो हेडर फाइल इसका कौन सा है, studio.h है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस। और स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शंस, ये फंक्शंस स्ट्रिंग पर कार्य करते हैं, जैसे तुलना करना, कॉपी करना, लंबाई आदि निकालना। तो ये सभी क्या है, स्ट्रिंग से संबंधित एक स्ट्रिंग पर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग हमने यानी कोई एक वर्ड टाइप किया है, एक वर्ड हमने टाइप किया तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी कॉपी दूसरे में करना, उनकी आपस में तुलना करना, उसको रिवर्स करना, क्योंकि यहाँ पर भी कई प्रकार से क्वेश्चंस क्या सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखे इनपुट किए गए वर्ड को उल्टे विपरीत दिशा में प्रिंट करें, तो वहां पर भी इससे भी यहाँ पर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहे हैं। उदाहरण जैसे str लेंथ, कॉपी, cpm कंपेयर, कैट कंटिनेंटल जोड़ना, दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ना। तो इसका हेडर फाइल कौन सा है, string.h। और ये भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कई प्रकार स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है, इसको विस्तार पूर्वक या इसका वर्णन कीजिए। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की बात आ जाए तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस ये वो फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग पर कार्य करते हैं। एक स्ट्रिंग पर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, और इन सभी फंक्शनों को डीप से यानी इन सभी फंक्शनों को विस्तार से समझने के लिए, विद प्रैक्टिकली समझने के लिए, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो उसके लिए भी हमारा आपके इसी वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पूरा देख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस पर भी बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। जैसे किन्हीं दो स्ट्रिंग फंक्शनों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तो दो उदाहरण कोई से भी पर आप लिख सकते हैं, str लेंथ पर, कॉपी पर, कैम पर, कैट पर, तो जिस पर आप डालना चाहे उस पर आप लिख सकते हैं। तो इसकी वीडियो भी हमारे वीडियो पर पहले से ही यानी हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप उसे विस्तार से देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो का भी हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, लाइब्रेरी फंक्शंस, तो नेक्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शंस यानी गणितीय फंक्शंस। और ये फंक्शंस गणितीय गणना करने के लिए किए जाते हैं, जैसे स्क्वायर, पावर, एबीएस, कॉस, साइन जैसे जो फंक्शन है, इन फंक्शनों को सी भाषा के किसी प्रोग्राम में यूज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसका जो हेडर फाइल है वो math.h है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस, अब यहाँ हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल के जो कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है उन पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं, इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है मैथमेटिकल्स में एबीएस। और एबीएस क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, यानी एक आर्ग्यूमेंट यानी एक संख्या में कीबोर्ड से इनपुट के रूप में करानी है, जो इंट प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा, इंट प्रकार होगा। तथा यह फंक्शन उसे इंट संख्या का परिणाम एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू अर्थात जो किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान लौटाता है। यदि संख्या ऋणात्मक है तो यह उसे धनात्मक बना देता है। यदि हमने संख्या -5 दी है तो इस फंक्शन का काम क्या है, उसे वो प्लस एब्सोल्यूट यानी उसकी वैल्यू को पलट कर दिखाएगा, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव करके दिखाएगा। तो ये उस चीज के लिए फंक्शंस है। तो ये क्या है, एक इनबिल्ट है। इसको यहाँ पर भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैथमेटिकल फंक्शंस तो या एबीएस फंक्शन ही क्वेश्चन में दे दिया था। एबीएस फंक्शन को उदाहरण सहित, तो उदाहरण सहित आपको थोरिकल के एबीएस एक मैथ यानी
जो सी भाषा का एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो math.h की लाइब्रेरी में यानी इनबिल्ट है, जिसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है और वो आर्गुमेंट किस प्रकार का होता है, इंट प्रकार का होता है। इसका कार्य होता है एब्सोल्यूट करना। यहाँ इसके प्रोग्राम्स की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसको कैसे यूज करना है तो हम यहाँ पर इसे यूज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट कैसे हम इसको, इस फंक्शन को जो मैथ का फंक्शन है, तो इसे कैसे प्रोग्राम में, सी भाषा के प्रोग्राम में कैसे इसे यूज किया जाता है। तो यूज करने के लिए जैसे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, हैज इंक्लूड studio.h। तो हैज इंक्लूड studio.h के साथ दूसरी हेडर फाइल यूज होगी, हैज इंक्लूड math.h। math.h यूज होगी। इंट मैन, इंट नम, और इंट नम यानी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो नम वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, -25 है। इंट रिजल्ट abs नम यानी केवल, अब ये कैसे उसे माइनस को प्लस में करेगा इस चीज पर कोई हमें बात नहीं करनी है, केवल हमें ये -25 को प्लस पॉजिटिव प्लस में ही दर्शाए, केवल उसके लिए फंक्शन है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए, तो उसको केवल हमें कॉल किया है रिजल्ट abs फंक्शंस, और फंक्शंस में उसकी वैल्यू यानी वेरिएबल को पास किया है। प्रिंटफ एब्सोल्यूट वैल्यू %d यानी डाटा टाइप के अनुसार हमारा इंट है तो इसलिए %d स्लैश और रिजल्ट। आउटपुट को हम देखें तो आउटपुट हमारा ये आ गया, जब हमने -25 दिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है। यानी प्लस यानी माइनस की वैल्यू को हमने, माइनस के सिंबल को वहां से रिमूव कर दिया है। तो किसी भी दशमलव संख्या में यदि प्लस यानी कोई सिंबल्स नहीं है, प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट काउंट किस में होती है, वो पॉजिटिव नंबर में होती है। तो ये था हमारा abs फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो मैथ का ही दूसरा फंक्शन है फैब्स, FABS। तो ये भी क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है, इसमें भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है। वहां भी वो भी क्या था, ABS भी क्या था, एक इनबिल्ट फंक्शन है, और ये भी उसमें भी क्या है, एक आर्गुमेंट दिया जाता है। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है और यहाँ भी क्या है, एक आर्गुमेंट दिया है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें देनी है जो किसी भी दशमलव संख्या, यानी यहां पर किस प्रकार की होगी, वहां पर विदाउट पॉइंट इंटीजर थी, यहां पर पॉइंट वाली संख्या है का सकारात्मक मान लौटाता है। यह फंक्शंस math.h हेडर फाइल में परिभाषित है। यह हमेशा डबल प्रकार का मान लेता है। किस प्रकार का लेता है, डाटा टाइप किस प्रकार का, डबल प्रकार का मान लेता है, इंट नहीं ना फ्लोट है, डबल का लेता है। तो ये उसका फंक्शंस यानी प्रोग्राम्स है। इसको भी हम कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो हम यहां से फैब्स। तो ये प्रोग्राम्स हमारा हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड math.h यानी मैथ का प्रोग्राम फंक्शन है, तो मैथ का ही हमें हेडर फाइल यूज करनी है। इंट मैन और डबल नम क्या है, यहां पर डाटा टाइप किस प्रकार का है, डबल टाइप का है। वेरिएबल नम इक्वल -7.56 यानी -7.56 हमने संख्या की वैल्यू रखी है नंबर की। डबल रिजल्ट फैब्स नंबर, जैसे ABS है सेम उसी प्रकार से फंक्शन को केवल कॉल किया है। प्रिंटफ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू अ %2LF, LF फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी डबल के साथ में, फॉर्मेट इस पे परसेंट के साथ में LF यूज करते हैं डबल के साथ में, और 2 यानी पॉइंट के 2 डिजिट तक ये मान रिटर्न कर रहे हैं। तो 2 हम यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं, केवल 2 दशमलव, जैसे 7.56 2 पॉइंट है, केवल 2 पॉइंटों तक के लिए हमें यहाँ पर इसे 2 को नहीं करेंगे तो ये 6 डिजिट तक वो बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक दिखाएगा।
6 0 0 से 5 6 के बाद 4 0 ऑटोमेटिक अपना आप जनरेट करेगा। तो हमें बाकी की 4 नहीं चाहिए, हमें केवल 2 56 ही चाहिए, तो इसलिए 2 LF हम यूज करेंगे। रिजल्ट आउटपुट देख लें, एब्सोल्यूट जो माइनस था वो क्या हो गया है, प्लस में हो गया है। LF को भी देख लेते हैं। यदि हम यहाँ 2 को हटा दें तो %f LF और %f LF को यदि हम बात करें तो अब ये केवल क्या देगा, उसने रैंडमली कर दिया है, क्योंकि 7.56 है, 5 यानी 5 से ऊपर जा रहा है, तो रैंडमली क्या दिखाता है उसने, डबल यानी उसको 8 कर दिया है। रैंडमली पॉइंट का उसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें पॉइंट के 2 डिजिट तक देखना है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 ऐड करना है। और अब यदि 2 ऐड कर देंगे तो हम देख पाएंगे तो हमारी जो सेम वैल्यू है वो सेम वैल्यू हमारी रिटर्न हो रही है, तो इसलिए हम 2f का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा math.h का cos फंक्शंस। तो cos फंक्शन का उपयोग किसी कोण यानी एंगल के कोसाइन मान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शंस math.h हेडर फाइल में परिभाषित है और कोण को रेडियन में लेता है, न कि डिग्री में लेता है। कैसे प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं, तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए भी हम यहां पर cos हैज इंक्लूड studio.h हैज इंक्लूड math.h इंट मैन फंक्शन स्टार्ट है, डबल एंगल, और एंगल में क्या दिया हुआ है हमारा 0.0, डबल रिजल्ट cos एंगल, प्रिंटफ में cos की वैल्यू यानी और रिजल्ट की वैल्यू, एंगल और रिजल्ट दोनों प्रिंट कर दे। आउटपुट हमें यहां पर भी हमें cos की वैल्यू कैसे निकालनी है उसकी कोडिंग नहीं करनी, केवल कॉल करना है। हमें cos की वैल्यू आनी चाहिए, कैसे आएगी इस चीज पर हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसकी कोडिंग पहले से ही इस cos डॉट फंक्शन में पहले से ही सेव है, केवल हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो कोसाइन की वैल्यू हमारे यहां पर प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो चौथा फंक्शन है साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन का उपयोग किसी कोण के साइन मान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शंस math.h हेडर फाइल में परिभाषित है, यानी जो इसकी थ्योरी है, कोई भी फंक्शंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, जैसे cos या साइन फंक्शंस क्या है, या उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण सहित क्वेश्चन में डेफिनेशंस इस प्रकार लिखनी है, फंक्शंस आपको यानी उसकी कोडिंग्स लिख देनी है। तो सेम है, केवल फंक्शन का नाम चेंज है और उसकी वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है ये चेंज कर रहा है, बाकी तो सेम थ्योरिकली आपको एक बार किसी एक की आपने याद कर लिए तो बाकी सबकी आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो हम बात करते हैं साइन फंक्शंस। तो साइन फंक्शंस भी उसी प्रकार से हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड math.h, इंट मैन फंक्शंस, मैन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट है, डबल एंगल, डाटा टाइप डबल ही है, एंगल इक्वल m अंडरस्कोर पाई यानी n अंडरस्कोर पाई जो उसका फार्मूला, और डिवाइड 2 यानी किसी का एंगल निकालने के लिए फार्मूला, डबल रिजल्ट साइन एंगल्स, और परसेंट यानी प्रिंटफ में साइन परसेंट 2LF रेडियंस और इक्वल 2LF एंगल और रिजल्ट दोनों। आउटपुट, और यहां भी आउटपुट हमारा इस प्रकार से, यानी कॉस साइन का रेडियंस कितना आ रहा है, पाई की, यानी 1.57 1.57,
नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा tan। tan फंक्शन का उपयोग किसी कोण के टेंजेंट मान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन math.h हेडर फाइल में परिभाषित है और कोण को रेडियन में लेता है। इसका भी फंक्शंस हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें tan functions has include studio.h, has include math.h, int main मतलब पोस्ट की बॉडी, डबल डिग्री इक्वल 45.0, डबल रेडियन इक्वल डिग्री इंटू m पाई यानी पाई डिवाइड 180 यानी डिग्री को रेडियन में बदलना है। डबल रिजल्ट 10 फंक्शन का कॉल किया है और 10 की डिग्री और यहां पर रिजल्ट आउटपुट 10 कितनी थी हमारी 45, ठीक है, और उसका मान, तो ये था हमारा प्रोग्राम्स किसका tan का। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पावर, और पावर फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को किसी घात पावर तक उठाने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन math.h हेडर फाइल में परिभाषित है और इसका परिणाम डबल प्रकार का होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शंस हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो हैज इंक्लूड studio.h प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, हैज इंक्लूड math.h int main डबल बेस, यानी हमें यहां पर पावर यानी एक वो संख्या चाहिए जिसकी पावर निकालनी है और एक उसका घात चाहिए, तो बेस जिसे हम बेस के नाम से वेरिएबल दे रहे हैं, बेस क्या है हमारा 2 है, और डबल एक्सपोनेंट यानी जिसकी जो घात है यानी 3 है। डबल रिजल्ट पावर फंक्शन है यानी उसको कैसे, और बेस और एक्सपोनेंट। प्रिंटफ %d यानी डबल है lf एक्सपोनेंट और %2lf बेस एक्सपोनेंट रिजल्ट, तीनों हमारे यहां पर प्रिंट हो जाए। आउटपुट 2 एक्सपोनेंट 3 और आउटपुट क्या आ रहा है उसका 8 आ रहा है। हम यहां पर संख्या को चेंज कर सकते हैं कुछ भी, ट्वेल्व की घात यानी पावर कितनी है 5 और आउटपुट हमारा निकल के आ गया है। तो पावर के लिए हम कोई भी क्वेश्चंस कोई भी फंक्शंस को यूज करना है तो पावर का फंक्शंस हमारा और प्रोग्राम्स। नेक्स्ट मैथ का फंक्शंस है हमारा log10, और log10 फंक्शन का उपयोग किसी संख्या का बेस 10 लॉगरिथम निकालने के लिए किया जाता है। यह फंक्शंस math.h हेडर फाइल में परिभाषित है और इसके प्रोग्राम की बात करें तो इसका प्रोग्राम कैसे यूज किया जाता है, तो हम log10 हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड math.h, int main फंक्शंस, डबल नंबर्स, नंबर हमने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 1000, डबल रिजल्ट log10 फंक्शन का नाम है और वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया है और उसको प्रिंट कर दिया है, तो उसका नंबर और रिजल्ट हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो 1000 ऑफ log10 इज कितना है
3 तो ये हमारा क्या था, मैथ डॉट एच का ही फंक्शन है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये थे हमारे मैथ डॉट एच फंक्शंस, यानी जो फंक्शन है फॉर लाइब्रेरी फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन है, उन इनबिल्ट फंक्शनों की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन है हमारा कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस। और कैरेक्टर से संबंधित जो फंक्शन है, ये फंक्शंस कैरेक्टर की जांच और रूपांतर के लिए होते हैं। उदाहरण, इज अल्फा, इज डिजिट, टू अपर, टू लोअर, ये हेडर फाइल इनकी सी टाइप डॉट एच। तो कैरेक्टर हेडर फाइल फंक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण जो फंक्शन हैं, और इन महत्वपूर्ण फंक्शनों की हम बात करें तो ये, या इस पर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप हुआ है। कैरेक्टर जो हैंडलिंग फंक्शन है वो फंक्शंस क्या है, और किसी 2 या 3 फंक्शनों के नाम पूछ लिए हैं और उनको उदाहरण सहित समझने के लिए, यानी उदाहरण सहित समझाने के लिए क्वेश्चंस प्रोग्राम में है, यानी पेपर में रिपीट हुआ है। तो कैरेक्टर संबंधित फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण, तो उसमें सबसे पहला है हमारा इज अल नम। और इस फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक यानी अक्षर है या अंक है या नहीं है। और इसका जो प्रोटोटाइप है वो प्रोटोटाइप क्या है, सी टाइप डॉट एच है, यानी सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल में ये परिभाषित है। इस प्रोग्राम को कैसे, यानी इसके उदाहरण को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, यानी फंक्शन सब यहाँ कैरेक्टर से संबंधित है, कैरेक्टर टाइप है। तो इंट नम कैर सी एच, यानी कैर कैरेक्टर टाइप है, सी एच वेरिएबल का नाम है। प्रिंट एफ में एंटर एनी कैरेक्टर, यानी कोई एक कैरेक्टर कीबोर्ड से हमें इनपुट कराना है। स्कैन एफ में %c और वेरिएबल को पास। इफ इज अल नम और वेरिएबल पास कर दिया है। इफ की बॉडी क्लोज और प्रिंट एफ में एंटर्ड कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिकल है या नहीं है, ठीक है। एल्स नॉट अल्फाबेटिक, और है तो इज अल्फा न्यूमेरिकल है। कैसे चेक किया जा रहा है, यहां भी इस फंक्शन में कोई कोडिंग नहीं है, केवल चेक किया जा रहा है हमारे द्वारा इनपुट किया गया जो भी कीबोर्ड से हमने जो बटन प्रेस किया है उसको चेक करना है कि वो अल्फाबेटिकल है, न्यूमेरिकल है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने यूज किया है इफ के अंदर। तो इफ इज अल नम, फंक्शन का नाम है इज अल, यानी इज क्या अल्फा है या न्यूमेरिकल है। इसका आउटपुट यदि हम देखें तो आउटपुट यहां पर हम देख सकते हैं। तो हमें कीबोर्ड से कोई सा भी एक लेटर हमें टाइप करना है। हमने टाइप किया W, जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आ गया तो W एंटर्ड कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, यानी वो अल्फा न्यूमेरिकल है, या तो अल्फा है न्यूमेरिकल, कोई सा भी वो मैसेज आएगा। नेक्स्ट यदि हम दोबारा देखें तो हम यहाँ डिजिट डालते हैं तो अभी ये एक मैसेज आएगा कि टू एंटर्ड कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम दोबारा से चेक करें। अब यदि हम कोई सिंबल्स टाइप करते हैं, प्लस का सिंबल हमने टाइप किया है और प्लस का सिंबल एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अल्फा न्यूमेरिकल, यानी ये जो प्लस का जो सिंबल है
ना तो वो अल्फा है और अल्फाबेट है, ना ही न्यूमेरिकल है। तो ये जो फंक्शन है वो केवल यही चेक करता है कि कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर हमें टाइप किया जाए और वो जांच कर बताए कि वो अल्फा न्यूमेरिकल है या नहीं है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज अल्फा। अब ये केवल अल्फाबेट चेक करेगा, क्या अल्फाबेट है या नहीं है। तो इस फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई कैरेक्टर यानी अल्फाबेट है या नहीं है। तो ये सी टाइप डॉट एट हेडर फाइल में परिभाषित है। उदाहरण को यदि हम देखें तो उदाहरण को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं तो वहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम्स इज अल्फा, और इज अल्फा सेम उसी प्रकार से केवल फंक्शन का नाम चेंज होना है, बाकी सब सेम है। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड सी टाइप डॉट इंट मैन कैर सी एच, प्रिंटअप में एंटर एनी कैरेक्टर्स, यानी कोई कैरेक्टर टाइप करना है। स्कैनअप सेम वही है, परसेंट सी एंड सी एच यानी वेरिएबल्स। इज अल्फा फंक्शन का नाम है सी एच, और मैसेज सेम वही है, एंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट, एल्स अन्यथा नॉट अल्फाबेट। हमने कोई कैरेक्टर टाइप किया है यानी टी, तो मैसेज क्या दे रहा है, टी एंटर्ड कैरेक्टर इज अल्फाबेट। और यदि यहां पर हम कोई संख्या दें तो अब ये 5 हमने टाइप किया तो 5 एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट, यानी ये 5 अल्फाबेट नहीं है। तो ये इज अल्फा केवल चेक करेगा वो अल्फाबेट है या नहीं है, और इज अल नम चेक करेगा कि आपके द्वारा इनपुट किया गया अल्फाबेट और न्यूमेरिकल है यानी डिजिट है या नहीं है। नेक्स्ट फंक्शंस, और नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है इज डिजिट। अब ये क्या चेक करेगा, केवल डिजिट चेक करेगा। इज डिजिट फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई कैरेक्टर न्यूमेरिक यानी 0 से 9 तक का कोई अंक है या नहीं। और इसका भी फंक्शन क्या है, हेडर टाइप क्या है, सी टाइप डॉट एच है। इस फंक्शन में भी केवल सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बाकी दो हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोग्राम में कैसे इसको कॉल किया जाता है, इज डिजिट सेम उसी प्रकार से, केवल चेक एंटर एनी कैरेक्टर्स सी एच, इज डिजिट सी एच एंटर कैरेक्टर इज न्यूमेरिकल डिजिट और नॉट न्यूमेरिकल्स। आउटपुट केवल फंक्शन का नाम चेंज है, बाकी सब सेम उसी प्रकार से जो पुराने फंक्शन है उसी प्रकार से यूज हो रहे हैं। तो चेक कर लें, हमने 5 यानी 6 टाइप किया है तो 6 एंटर्ड कैरेक्टर इज न्यूमेरिक ऑब्लिक डिजिट है। और यदि हम यहाँ दोबारा से इसे चेक रन करें तो अब यदि हमने इसको u दिया है तो u एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट न्यूमेरिकल डिजिट, यानी ये कैरेक्टर है, डिजिट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शंस इज लोअर फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई कैरेक्टर छोटा अक्षर है या नहीं है। यानी कीबोर्ड से हमने कोई अल्फाबेट ए टू जेड हमने टाइप किया तो वो चेक करेगा वो स्मॉल लेटर्स में है या कैपिटल लेटर्स में है। तो ये केवल इज लोअर क्या है, स्मॉल को चेक करेगा, स्मॉल में है या नहीं है। इज लोअर, और इज लोअर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड सी टाइप डॉट एच
इंट मैन कैर सब सेम उसी प्रकार से, केवल फंक्शन का नाम चेंज हो रहा है बाकी, और या मैसेज चेंज हो रहा है। हैज इफ इज लोअर और एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस या नॉट लोअर केस, एल्स में क्या है नॉट लोअर केस। और इसको भी हम टाइप यानी रन करके देखें तो हमने यहाँ पर ए टाइप किया है और ए एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस। इस बार यदि हम इसे कैपिटल ए में दें तो ए एंटर्ड करेक्टर इज नॉट लोअर केस, तो केवल ये चेक करेगा। नेक्स्ट फंक्शंस है, तो इसी प्रकार से इसका दूसरा एक फंक्शंस और हो जाता है इज लोअर इज अपर, ये केवल उसका उल्टा होगा बाकी और कुछ नहीं होगा। इज लोअर ये लोअर केस को चेक करेगा, वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स को चेक करेगा। तो एक फंक्शन से हो जाता है। दूसरा यहां पर फंक्शन है टू लोअर। फंक्शन का उपयोग किसी बड़े अक्षर को छोटे अक्षर में बदलने के लिए चेंज किया है। ये चेंज करेगा कि आपने बड़े लेटर में टाइप किया है और उसे वो छोटे लेटर में दिखाएगा। यहां भी प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स को प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे सी भाषा में, तो उसके लिए प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड ctype.h, int main फंक्शन स्टार्ट, care ch, एंटर ए करेक्टर्स जैसे कैपिटल ए, स्कैनफ %c और ch पास है, care करेक्टर डाटा टाइप लोअर इक्वल टू लोअर और ch यानी वेरिएबल पास है, कन्वर्ट टू लोअर केस कन्वर्ट करके दिखा देगा टू लोअर में। आउटपुट यदि हमने कैपिटल बी दिया है तो B कन्वर्ट टू लोअर यानी कैपिटल B को स्मॉल b में उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है हमारा math.h का टू लोअर फंक्शंस। इसी प्रकार का इस फंक्शन का उल्टा भी हो जाएगा टू अपर, तो वो आप स्मॉल में टाइप करोगे वो कैपिटल लेटर में उसको दिखाएगा। तो ये हमारे क्या है math.h फंक्शंस और उनके उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस। ये भी लाइब्रेरी फंक्शंस का एक प्रकार है। मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शंस, ये फंक्शंस रन टाइम पर मेमोरी आवंटित या मुक्त करने के लिए होते हैं। उदाहरण एन एलोक यानी मेमोरी एलोकेट, सी एलोक यानी कंसोल, एलोकेट यानी कंटिन्यू यानी लगातार उसकी जो मेमोरी है उसको एलोट करते रहे। फ्री और रिकॉल जैसे फंक्शंस हैं, और इसका फंक्शन की जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो std_lib है। इन फंक्शनों के आप पूर्ण रूप से देखने के लिए हमारी वीडियो पर आप कमेंट लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि इस पर हम अलग से वीडियो बनाएं। इन फंक्शनों में जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो इस पर हम डीप से दोबारा से यानी विस्तार पूर्वक इसकी वीडियो आपको प्राप्त कराएंगे। नेक्स्ट है इसमें यानी नेक्स्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है वो है यूटिलिटी फंक्शंस, सहायक फंक्शंस, और ये सामान्य कार्यों के लिए होते हैं जैसे कि प्रोग्राम को समाप्त करना, रैंडम नंबर जनरेट करना, जैसे एग्जिट, सिस्टम्स, रेंड, srand आदि फंक्शंस हैं। और इसका भी जो लाइब्रेरी फंक्शन है, जो इसका भी प्रोटोटाइप है, वो प्रोटोटाइप किसके पास है, स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड यानी stdlib.h के पास है। तो इसकी भी वीडियो आपको पूर्ण रूप से देखने के लिए, विस्तार पूर्वक देखने के लिए हमारी वीडियो को
कमेंट कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको इन सब को विस्तार पूर्वक वीडियो आपको दिखा सकें, बना सकें। तो आज की वीडियो में हम आगे चलते हैं। तो जो फंक्शन है, फंक्शन के प्रकार है, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शंस, और अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? ये लाइब्रेरी फंक्शन का दूसरा प्रकार है। जो सी भाषा के फंक्शन है, जो सी भाषा के फंक्शंस के प्रकार की बात है, तो प्रकार सी भाषा के जो फंक्शन है वो, यानी सी जो फंक्शन है वो दो प्रकार के हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस, जिसका हम विस्तार अभी हमने किया है, इसी वीडियो में किया है, और दूसरा प्रकार है इसका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए फंक्शंस होते हैं। सी प्रोग्रामिंग में यूजर डिफाइंड फंक्शन, उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित फंक्शंस, वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाता है। ये फंक्शंस कोड को मॉड्यूलर, यूजेबल और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम खुद डिफाइंड करते हैं, यानी उसका नाम, पैरामीटर्स और बॉडी हम तय करते हैं। जब हमें किसी कार्य को बार बार करना हो तो हम उसे फंक्शन में लिख देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कॉल करते हैं। फंक्शन को घोषित, यानी फंक्शंस डिक्लेरेशंस। तो यहाँ भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किसी फंक्शन को कैसे घोषित किया जाता है। तो फंक्शंस डिक्लेरेशंस क्या है? और फंक्शंस डिक्लेरेशंस, सी भाषा में फंक्शंस डिक्लेरेशंस या फंक्शंस प्रोटोटाइप। अब यहाँ भी तो समझ है, फंक्शंस का डिक्लेरेशंस और फंक्शन का प्रोटोटाइप दोनों एक ही चीज हैं। पेपर में कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी फंक्शन को उपयोग करने से पहले उसके बारे में कंपाइलर को जानकारी देना। इससे कंपाइलर को यह पता चलता है कि फंक्शन का नाम क्या है, वह कौन कौन से आर्गुमेंट लेता है और किस प्रकार का मान रिटर्न करता है। फंक्शंस डिक्लेरेशंस यह एक स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन के नाम, उसके पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप को बताता है, लेकिन इसमें फंक्शन की बॉडी नहीं होती। फंक्शंस का डिक्लेरेशन करने का जो सिंटैक्स है वो क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, लिस्ट। उदाहरण, इंट ऐड फंक्शन, यानी इंट क्या है? डाटा टाइप यानी रिटर्न टाइप है। ऐड फंक्शन का नाम है। पैरामीटर लिस्ट, इंट ए और इंट बी यानी दो वेरिएबल्स हमें यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, तो ये क्या है? पैरामीटर लिस्ट है। यहाँ पर इंट रिटर्न टाइप है। फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लौटाएगा। ऐड फंक्शन का नाम है। इंट ए इंट बी दो इंटीजर पैरामीटर्स हैं। तो फंक्शन को परिभाषित करना है, फंक्शन को डिक्लेरेशंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वह फंक्शंस होता है जिसे प्रोग्रामर स्वयं किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए परिभाषित करता है। फंक्शन के दो भाग होते हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन प्रोटोटाइप की भांति होता है, परंतु फंक्शन हेडर में हेडर लाइन के बाद सेमीकोलन नहीं होता। बॉडी यानी फंक्शन की बॉडी संबंधित स्टेटमेंट का समूह होता है। किसी भी फंक्शन की परिभाषा में निम्नलिखित तत्व यानी एलिमेंट होते हैं। नंबर 1, फंक्शन का नाम, फंक्शन का टाइप, पैरामीटर लिस्ट, लोकल वेरिएबल की घोषणा और फंक्शन स्टेटमेंट, और लास्ट है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये किसी फंक्शंस, अब यहाँ क्वेश्चंस भी हो सकता है कि फंक्शन की बॉडी में या फंक्शन परिभाषित में कौन कौन से तत्व यानी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट होते हैं। हैज इंक्लूड, यानी उदाहरण की बात करें तो वही है हैज इंक्लूड studio.h। इंट स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन का नाम है। इंट रिटर्न टाइप है और इंट नम पैरामीटर है।
फंक्शन की बॉडी रिटर्न और स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या है, यानी नम इंटू नम यानी आर स्क्वायर। फंक्शन की बॉडी बंद, मेन फंक्शंस और मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट, इंट रिजल्ट फंक्शन का को कॉल किया है जो हमने यहां बनाया था, और 5 यानी स्क्वायर और उसका क्या है डिजिट 5 यानी 5 का स्क्वायर निकालना है। तो प्रिंटफ में स्क्वायर %d रिजल्ट और रिटर्न टाइप और क्लोज। यहां पर स्क्वायर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो किसी संख्या का वर्ग निकालता है। फंक्शन को कॉल करना और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन होता है फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो एक फंक्शन को मेन फंक्शन से या उस फंक्शन का नाम देकर और उसके साथ वास्तविक पैरामीटर यानी एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट की सूची यदि कोई हो तो उसे कोष्टक के अंदर रखकर कॉल किया जाता है। कोष्टक या पैरेंथेसिस अनिवार्य है जिसमें कंपाइलर ज्ञात कर सके कि यह फंक्शन है या वेरिएबल, यानी फंक्शन है वेरिएबल नहीं है। कोई फंक्शन प्रोग्राम में किसी भी अन्य फंक्शन के द्वारा कॉल हो सकता है, परंतु डायरेक्टिव या इनडायरेक्टिव कॉल द्वारा मेन फंक्शन तक पहुंचना चाहिए। फंक्शन जो किसी अन्य फंक्शन को कॉल करता है कॉलर फंक्शन कहलाता है, तथा फंक्शन को कॉल होता है वो कॉल्ड फंक्शंस कहलाता है। सिंटैक्स फंक्शन नाम, पैरामीटर्स, लिस्ट, फ्लोट नम, इंट, फ्लोट डाटा टाइप किसी प्रकार का होता है। अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट, पैरामीटर और आर्गुमेंट। पैरामीटर वह मान होता है जो किसी फंक्शन को कॉल करते समय उसे इनपुट के रूप में दिया जाता है। यह फंक्शन को यह बताने में मदद करता है कि उसे किस डाटा पर काम करना होता है, यानी पैरामीटर्स क्या है या आर्गुमेंट क्या है क्वेश्चंस हो सकता है। तो पैरामीटर वह मान होता है जो किसी फंक्शन को कॉल करते समय उसे इनपुट के रूप में दिया जाता है। तो यह फंक्शन को यह बताने में मदद करता है कि उसे किस डाटा पर काम करना है। आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उसमें कुछ वैल्यू भेजते हैं, इन्हीं को आर्गुमेंट कहते हैं। और फंक्शन की परिभाषा में जो वेरिएबल इन आर्गुमेंट को पकड़ते हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सी भाषा में पैरामीटर 2 प्रकार के होते हैं, यानी क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकता है कि पैरामीटर्स क्या है और पैरामीटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पैरामीटर्स की डेफिनेशंस अभी हमने पढ़ी है, और पैरामीटर के प्रकार की बात करें तो एक्चुअल पैरामीटर्स और नंबर 2 है फॉर्मल पैरामीटर्स। ये दोनों फंक्शंस के बीच डाटा पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स यानी वास्तविक पैरामीटर्स क्या है, तो ये वे मान वैल्यू होते हैं जो फंक्शन को कॉल करते समय भेजे जाते हैं। इन्हें कॉलिंग फंक्शन या हेडर फंक्शन में लिखा जाता है। जैसे इंट मैन एंड मैन फंक्शन में जो लिखे जाएंगे वो वास्तविक यानी एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे। जैसे ऐड फंक्शन में 5 और 10 हमने प्रोग्राम में यूज करे हैं, तो ये क्या है जो एक्चुअल वैल्यू को दर्शाते हैं, तो उन्हीं को हम वास्तविक पैरामीटर्स कहते हैं। दूसरा है फॉर्मल पैरामीटर्स यानी औपचारिक पैरामीटर्स। तो ये वे वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन की परिभाषा यानी फंक्शन को डेफिनेशन या फंक्शन के स्टेटमेंट में डिक्लेयर किए जाते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को रिवाइज करते हैं। जैसे वॉइड ऐड, यानी जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो फंक्शन के वॉइड जो फंक्शन है उसमें हमने इंट ए और इंट बी यानी ए और बी हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो इंट ए और इंट बी क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ये किसी डाटा की वैल्यू को नहीं दर्शाते हैं, ये केवल उनके औपचारिक नाम होते हैं। तो ये थे हमारे सी भाषा में
जो पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स के प्रकार। नेक्स्ट है फंक्शन को वैल्यू पास करना, यानी फंक्शन को वैल्यू कैसे पास किया जाता है। तो सी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के द्वारा सूचना एक्सचेंज करते हैं। पैरामीटर्स फंक्शंस घोषणा में फंक्शन नाम के साथ पैरेंथेसिस में प्रयोग किया जाता है और आर्ग्यूमेंट फंक्शंस कॉल के समय फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस का प्रयोग किए जाते हैं। फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट की संख्या फंक्शन प्रोटोटाइप में पैरामीटर की संख्या के बराबर होना आवश्यक है। यानी जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट की संख्या है वो जो पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं उनकी संख्या के बराबर होनी चाहिए, ना उनसे कम और ना उनसे ज़्यादा। तो आर्ग्यूमेंट वैल्यू का क्रम भी फंक्शन प्रोटोटाइप में डिफाइंड पैरामीटर वैल्यू के समान ही होना चाहिए। तो आर्गुमेंट पास करने यानी किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट दो विधियों द्वारा पास किया जाता है। नंबर एक है वैल्यू द्वारा कॉल करना। वैल्यू द्वारा किसी फंक्शन को कॉल किए जाने पर आर्गुमेंट के एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू की कॉपी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में हो जाती है। इस तरह से फंक्शन में पैरामीटर को बदलने पर आर्गुमेंट पर कोई प्रभाव यानी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा है रेफरेंस द्वारा कॉल करना। तो रेफरेंस द्वारा किसी फंक्शन को कॉल किए जाने पर आर्गुमेंट के एक्चुअल पैरामीटर के रेफरेंस की कॉपी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स में हो जाती है। आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के आधार पर फंक्शन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। सी प्रोग्रामिंग भाषा में आर्ग्यूमेंट और रिटर्न मानों के विभिन्न संयोजनों के साथ फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल किया जा सकता है और मान रिटर्न हो सकते हैं। नंबर एक, बिना किसी आर्गुमेंट और बिना किसी रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शंस, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें ना कोई आर्गुमेंट है और ना कोई रिटर्न वैल्यू है। दूसरा है आर्गुमेंट के बिना और रिटर्न वैल्यू के साथ, यानी कोई आर्गुमेंट तो नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू फंक्शन में आ रही है। दूसरा आर्गुमेंट के साथ और रिटर्न वैल्यू के बिना, यानी आर्गुमेंट है लेकिन उसके साथ में उसकी रिटर्न वैल्यू नहीं है, और आर्ग्यूमेंट के साथ और रिटर्न वैल्यू के साथ। तो ये चार हमारे क्या है आर्ग्यूमेंट यानी फंक्शन का वर्गीकरण। तो ये था आज की वीडियो में हमारा फंक्शंस के प्रकार और फंक्शन की डेफिनेशंस। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से नई वीडियो समय से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।